नमस्कार। सभी बच्चे कैसे हैं? अपन ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं, अपना वीडियो आ रहा है, सब बच्चे देख रहे होंगे। पहला वीडियो मैंने ग्लोब का चढ़ाया था जिसमें अपन भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जान सकें। अगर अपन ग्लोब के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो अपने को पता नहीं चलेगा कि भारत का जो विस्तार है या उसकी स्थिति कैसी है। उसको जानने के लिए अपने को भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जानना होगा। तो वो मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया। अब अपन इसका जो आगे का जो थ्योरिकल चैप्टर है वो पढ़ते हैं। इसमें अपन भारत का मानचित्र है वो 10th क्लास की बुकों तक अपन देखते आते हैं कि भारत का मानचित्र किस प्रकार का है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, ये सब अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो, भारत की जो मुख्य भूमि है उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। अपन भारत का नक्शा अगर देखते हैं तो अपना उत्तर में जो सबसे उत्तरी जो राज्य है वो जम्मू कश्मीर है और जो दक्षिण में है वो कन्याकुमारी है। अरुणाचल प्रदेश अपना पूर्वी राज्य है और जो पश्चिमी राज्य है वो गुजरात है। भारत का सीमा अंतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये देखो, अब इसमें अपने को मानक मील और समुद्री मील बताए हुए हैं। मानक मील 63,360 इंच का होता है और समुद्री मील होता है वह 72,960 इंच का बताया हुआ है। तो इस प्रकार एक मानक मील है वो लगभग 1.6 किलोमीटर 1.584 किलोमीटर के बराबर होता है और एक समुद्री मील लगभग 1.8 किलोमीटर यानी कि 1.824 किलोमीटर के बराबर होता है। तो समुद्री मील और मानक मील में थोड़ा सा अंतर है। तो हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। अक्षांश और देशांतर मैंने आपको पहले वाले वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं, तो आप उसमें अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो ये लगभग 30 डिग्री, जबकि उत्तर में दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3,200 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण के यानी कि हम ऊपर से नीचे तक की अगर इसकी जो वास्तविक दूरी मापते हैं तो वो 3,214 किलोमीटर के आसपास आता है और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2,933 किलोमीटर है। इस अंतर का क्या कारण है, इसके जानने के लिए हम अंतर क्या है, वही अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है। क्योंकि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, जबकि देशांतरीय जो रेखाएं होती है वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है और बाद में संकड़ी होती हुई चली जाती है। तो ये अंतर अपने को इस कारण से दिखाई देता है। तो ये अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, देशांतरीय रेखाओं और अक्षांश रेखाओं ध्रुवों पर जो देशांतरीय रेखाएं होती है वो क्या होती है, संकड़ी हुई होती चली जाती है। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यह स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो अपन जलवायु में जो भिन्नता देखते हैं वो इसी का कारण है, क्योंकि जो भारत है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत का जो नीचे वाला जो क्षेत्र है वह उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, ऊपर वाला उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, या अपन ये कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। देखो, अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। देशांतरीय रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। हमारे देश में सबसे पूर्व व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटों का अंतर होता है। एक देशांतर रेखा को पार करने में अपने को 4 मिनट का समय लगता है, जो कि मैंने वीडियो में बताया है आप लोगों को। तो 4 मिनट का समय, तो 30 देशांतर रेखाओं को पार करने में कितना समय लगेगा, 120 मिनट का। तो 120 मिनट का मतलब क्या हो गया, लगभग 2 घंटे। तो 2 घंटे का अगर पूर्वी राज्य में सूर्योदय होता है और पश्चिमी राज्य में जब सूर्योदय होता है तो लगभग 2 घंटे का अंतर देखने को मिलेगा।
अब भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित है। मानक यामोत्तर का क्या उपयोग है, यानी कि पूरे देश में एक समय लागू हो, इसके लिए सभी देशों में एक यामोत्तर रेखा मानी गई है या एक मानक रेखा मानी गई है, जिसके माध्यम से समय तय होता है। तो अपने भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यामोत्तर रेखा माना गया है, जिससे पूरे भारत का जो समय है वो तय होता है। तो आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है और पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थिति जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय दिखाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है कि अपना एक मानक यामोत्तर रेखा तय कर दी गई है, जिसके कारण से अपने जो समय है वो एक जैसा अपने को दिखाई देता है। ठीक है, ये आ गई बात किस प्रकार अपन देख सकते हैं समय को। अब देखिए अपन भारत का मानचित्र देखते हैं। भारत का मानचित्र जो नीचे उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो लंबाई बताई गई है वो 3200 किलोमीटर है, जबकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उत्तरी भारत में बताया गया है अपन इसमें ब्रश के माध्यम से देख लेते हैं। अपने यहाँ से लेकर ये वाली जो लंबाई है वो बताई गई है 3214 किलोमीटर, और यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश वाली ये बताई है 2933 किलोमीटर। तो ये अपनी लंबाई चौड़ाई बताई, जिससे अपन भारत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपन देखने से पता चल गया। अक्षांश विस्तार जो अपन देखते हैं, देखो नीचे 8 डिग्री दे रखा है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर अपन ऊपर देखते हैं तो ये 36 यहाँ आता है, जबकि अपना कितना है 37 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांशीय विस्तार है। और इसी प्रकार अपन देशांतरी विस्तार देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे तो वो यहाँ से ऐसे पढ़ेंगे देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे वो इस प्रकार अपन अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे। तो ये अपन आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, मानचित्र देखकर स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अब देखो अपना 82.5 कहाँ आएगा, लगभग 80 और 84 के बीच में, लगभग यहाँ आता है। जो अपनी यामोत्तर रेखा आती है वो लगभग यहाँ खींची जाती है और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से निकलती है। तो ये इसीलिए बीच में खींची गई है 30 डिग्री के बीच में। जो अपन देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो उसमें लगभग 82.5 डिग्री है, वो एकदम सेंटर में आती है। इस कारण से इसको अपनी यामोत्तर रेखा माना गया है, ताकि पूरे देश में एक घड़ियाँ हैं वो एक जैसा समय बताएं। ठीक है, आ गया समझ में। अपन आगे इसको आगे देखते हैं। अब देखो भारत की स्थिति, इसमें भारत का क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब अपन बात करते हैं आकार। भारत का आकार किस प्रकार का है? तो भारत के आकार से इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की गई है। सबको ध्यान में है, भारत के उत्तर में जो है वो हिमालय पर्वत स्थित है। ठीक है, तो भारत एक तरफ तो पर्वत से घिरा हुआ है और 3 तरफ से वो जल से घिरा हुआ है। इस प्रकार विशिष्ट आकृति होने के कारण से ही भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो देखते हैं, और बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे मैदान भारत में बनते हैं। तो भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थल में रेत के विस्तृत फैलाव है। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर के सीमांकित इस वृद्ध भौगोलिक इकाई जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता है। भारत अपने लिए एक सीमा का कार्य भी करता है, और जो उत्तरी क्षेत्र से आने वाली जो ठंडी हवाएं उससे भी हमारी रक्षा करता है।
खैबर, बोलान, सिपिकिल्ला, नाथुला तथा बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। ये बीच में दर्रे बनाए गए जिससे अपन अन्य देशों से आवागमन करते थे। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीपों को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए हम भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर के मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय अपने मार्ग में अपने को दिखाई देती है। तो भारत जो है वो विविधता वाला देश है, सब जानते हैं। भौतिक विविधता भी यहाँ देखने को मिलती है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं पर्वत हैं, और इसी प्रकार अपने जो सांस्कृतिक विविधता है वो भी अपने को दिखाई देती है। तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समेत 7.517 किलोमीटर तक विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। तो ये विविधता वाला देश है। भौतिक विविधता भी यहाँ देखने को मिलती है जिससे विभिन्न प्रकार के संसाधन यहाँ मिलते हैं। तो देखो, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि भारत कहाँ स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप में भी ये दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। महाद्वीप की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति है और दक्षिण मध्य में स्थित है। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। नीचे वाला जो क्षेत्र आता है इसमें हिंद महासागर के साथ, और इधर एक साइड में बंगाल की खाड़ी लगती है और पश्चिम साइड में अरब सागर लगता है। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी देशों से क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। मानचित्र को देखते हुए अपन पड़ोसी देशों की एक सूची बना सकते हैं कि कौन कौन से। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित है, दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत के मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। ठीक है, तो ये अपना भारत की स्थिति आ गई, इसके पड़ोसी देश आ गए जो कि अपन मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। धन्यवाद।